हेलो साथियों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ बाय पंकज में साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों मैं यूपी पुलिस के लिए एक हिंदी की मैराथन संपूर्ण मैराथन क्लास साथियों आपके साथ लेके आए हैं। हिंदी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन साथियों आपसे बच के नहीं जाएगा जो आप इसको छोड़ पाए। और साथियों में हिंदी को ऐसे ट्रिक के माध्यम से और सरल भाषा में बताने का साथियों प्रयास करेंगे कि जो आप बहुत आसान तरीके से मेरी भाषा को समझ सकें। और साथियों और हर टॉपिक को मैं प्रयास करूंगा कि आप इसका समाधान होता चला जाए। साथियों पहला जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं साथियों जो हिंदी का विकास काल। साथियों इसकी बात करें हिंदी विकास काल की तो कम से कम इस टॉपिक को 1 या 2 नंबर से आपसे पूछा ही जाता है। सबसे पहले जब हम बात करें तो ये हिंदी विकास काल का एक डायग्राम होता है और इसमें सबसे पहले आपका आता है संस्कृत भाषा। या कभी आपसे पूछा जाए कि सभी भाषाओं का विकास कहां से हुआ है तो सभी भाषाओं का विकास साथियों संस्कृत भाषा ही मानी जाती है। और संस्कृत भाषा के बाद एक भाषा आती है और इसको बोलते हैं हम पाली भाषा। पाली भाषा के बारे में बात करें तो पाली भाषा का मतलब है कि जितने भी आपके बौद्ध धर्म के जो साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध माने जाते हैं, उनके साथियों जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं? पाली भाषा में। पाली भाषा के बाद एक आगे भाषा आई जिसका नाम है प्राकृतिक भाषा। और प्राकृतिक भाषा में जितने भी जैन धर्म हैं, जैन धर्म के जितने भी साहित्य लिखे गए उसको हम प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। तो पहली भाषा संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृतिक आई। इसके बाद एक जो अगला आता है इसको हम अपभ्रंश बोलते हैं। और अपभ्रंश में यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का विकास हो जाता है। वो कभी आपसे पूछा जाए अपभ्रंश कितने प्रकार का होता है तो साथियों अपभ्रंश 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सैसनीय अपभ्रंश, दूसरा होता है मागधी अपभ्रंश और तीसरा होता है अर्धमागधी अपभ्रंश। यहाँ से क्या होता है कि कई भाषाओं का विकास हो जाता है, इतनी सारी भाषाएं विकास हो जाता है कि जो मिश्रित हो जाती हैं। अगला जो आता है अपभट्ट बोलते हैं, इसको हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाओं का उदय हो जाता है। और अपभट्ट के बाद साथियों जो आती है वो आती है हिंदी। तो कभी आपसे ये डायग्राम कभी पूछा जाए, अगले पेपर में यूपी पुलिस में ही सेम टू सेम डायग्राम आया था। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आती है, पाली भाषा आती है, प्राकृतिक भाषा आती है, अपभ्रंश आता है, अपभट्ट आता है और हिंदी आती है। अब बात करूं हिंदी में, पूरे भारत में हिंदी बोलने के साथियों 4 परिवार हैं। सबसे पहले जो आपका जो परिवार है जिसको हम बोलते हैं भारोपिया परिवार। भारोपिया परिवार में सबसे ज्यादा आपको बता दें भारत के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी बोली ही जाती है और ये 73% आपकी हिंदी बोली जाती है। दूसरा परिवार जो आपका आता है वो द्रविड़ है, इसमें आपकी 25% हिंदी बोली जाती है। और जो तीसरा जो आपका परिवार है वो ऑस्ट्रिच परिवार है जिसमें 1.3% हिंदी बोली जाती है। डी आपका चौथा जो होता है चीनी तिब्बती होता है जो 0.7% होता है, इसमें से बहुत कम मात्रा में यहाँ हिंदी बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा भारोपिया और सबसे कम चीनी तिब्बती बोली जाती है। तो भाषा परिवार कितने हैं साथियों? 4 परिवार है। अगला बात आती है साथियों कि हिंदी है, हिंदी को जो राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है वो आर्टिकल संविधान के 343 में दिया गया है और भाग 17A में इसका उल्लेख किया गया है। तो हिंदी हमारी एक राजभाषा है, ना कि साथियों हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हमारे देश की कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है। अगली बात करें इसी में 1955 में राजभाषा का एक प्रथम आयोग बनाया गया था और जिसकी अध्यक्षता बीजी खेर के द्वारा की गई थी। तो कई बार पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बीजी खेर के द्वारा की गई। अगला पॉइंट है भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो आपका है आंध्र प्रदेश है और ये 1956 में इस आंध्र प्रदेश को भारत का प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। इसके बाद जितने भी जो राज्य बनाए गए थे तो साथियों जनसंख्या के आधार पर बनाए गए। अगली बात आती है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। इसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली बात करें, अगला टॉपिक आता है इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इतिहास के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण होता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले साथियों आपको बता दें, सबसे पहले तत्सम आता है,
दूसरे नंबर पे आपका तद्भव आता है, तीसरे नंबर पे आपका विदेशी शब्द आते हैं, चौथे नंबर पे देशी शब्द आते हैं और पांचवें नंबर पर संकर शब्द आते हैं। तत्सम की बात करूं तो तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से, जो सीधे संस्कृत में बोले जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और संस्कृत के जैसे ही शब्द संस्कृत में बोले जाएं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव का अर्थ होता है साथियों कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन अपनी जो सरल भाषा में उनको बोलने के लिए, बोलचाल की भाषा में जो हमने उपयोग किया है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। अब बात करते हैं, जैसे लिखा है गोधूम, तो गोधूम एक संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन जब इसका हिंदी रूप बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हम गेहूं बोलेंगे। इसी प्रकार करपास ये संस्कृत का शब्द है और ये हो जाएगा आपका कपास हो जाएगा। जैसे हमने कहा करपट, तो करपट एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ हो जाएगा कपड़ा। और इसी प्रकार जैसे हम कहेंगे दुग्ध, तो दुग्ध एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हम आपसे कहेंगे दूध। जैसे हम आपसे कहेंगे रसवती, तो रसवती साथियों एक संस्कृत भाषा का अर्थ है और इसका जब तद्भव हम देखेंगे तो इसका होता है रसोई। इसी प्रकार हम अगला जो तीसरा देखेंगे, इसमें विदेशी भाषा। विदेशी भाषा की जब मैं बात करूं तो भारत के अंदर जितने भी लोगों का आगमन हुआ है, विदेशी लोगों का आगमन हुआ है, तो उनके द्वारा जो हमने कई शब्दों को हमने क्या है सीखा है, तो उनके द्वारा जो सीखे गए शब्द जो हम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को हम विदेशी भाषा का शब्द कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, जब बाबर 1526 के अंदर जब भारत में आया था तो बाबर के साथ बहुत सारे लोग आए थे। जैसे बाबर के साथ तोप लाया, तो जैसे ही जब बाबर तोप लाया तो वो कौन सी भाषा का हो गया, तुर्की भाषा का शब्द हो गया। बाबर के साथ बेगम आई तो वो भी तुर्की भाषा का शब्द हो गया। मुगल था वो भी एक तुर्की भाषा का शब्द हो गया। जैसे हमसे कि बादशाह है वो भी तुर्की भाषा का शब्द हो गया। तो उसके द्वारा जितने भी वहां से जो उसके साथ आए या उसकी, तो उनको हम तुर्क भाषा का शब्द बोलेंगे। इसी प्रकार चीनी, अब जैसे हम कहेंगे आपका चीनी, तो यहाँ से जितने शब्द हमने सीखे वो चीनी भाषा के शब्द हो गए। जैसे हम आपसे कहेंगे रिक्शा, बहुत बार पूछा जाता है, तो रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। लीची किस भाषा का शब्द है, लालटेन किस भाषा का शब्द है, आदमी आमदनी किस भाषा का शब्द है। तो साथियों में एक बात बता दूं, जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी भी एक भाषा, विदेशी भाषा का शब्द है। हिंदी भी हमारा एक देशी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी को भी फारसियों के द्वारा सर्वप्रथम इसका उच्चारण किया गया था, तो हिंदी शब्द भी एक विदेशी भाषा का शब्द है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फारसियों के द्वारा दिया गया शब्द है। अगली बात करते हैं देशी शब्द। देशी शब्द का मतलब ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है। जैसे मैं चिड़िया की बात करूं तो चिड़िया एक देशी का शब्द है। लोटा या लुटिया की बात करूं ये भी देशी शब्द है। जैसे मैं कहूं लथपथ, वह खून से लथपथ पड़ा है, ये भी आपका देशी का शब्द है। जैसे फुकनी, ये भी देशी भाषा का शब्द है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं। अगला साथी होता है संकर शब्द। बहुत बार पेपर में साथियों पूछा जाता है कि संकर शब्द होता क्या है। तो संकर जो शब्द होता है वो संकर शब्द को हम मिश्रित शब्द कह सकते हैं, या कहने का अर्थात है कि जब दो देश हैं और दोनों देश से एक शब्द यहाँ से लिया, एक शब्द यहाँ से लिया और दोनों को जोड़ के हमने एक नया शब्द बना दिया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द। या संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रित शब्द। जैसे मैं बात करूं रेलगाड़ी की, तो जो रेल शब्द है साथियों फ्रांस से लिया गया है और गाड़ी अपने देश भारत से लिया गया है। तो रेल और गाड़ी को जब हमने जोड़ दिया तो रेलगाड़ी बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, संकर शब्द बोलेंगे। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय भी साथियों किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, एक संकर शब्द हो जाएगा। अगला जो तीसरा टॉपिक है साथियों, इसमें लिखा है रचना के आधार पर शब्द। तो साथियों रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है साथियों युग रूढ़ शब्द। मैं पहले की बात करूं साथियों रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द वो शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द जिनका हम खंडन ना कर सकें, जिनको हम तोड़ ना सकें और उनको तोड़ने पर का कोई भी सार्थक अर्थ ना निकले। जैसे साथियों हमने जल कहा, तो जा को अलग तोड़ेंगे, ला को अलग तोड़ेंगे, तो ना तो साथियों जा का कोई अर्थ आएगा ना ला का कोई अर्थ आएगा। तो जल एक किस प्रकार का शब्द हो गया, रूढ़ शब्द नहीं तोड़ सकते। जैसे हमने कहा कमल, कमल को भी नहीं तोड़ सकते, का ला और माँ अलग अलग हो जाएगा। जैसे हमने भर कहा तो भा और रा तोड़ेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्द जिनको हम खंडन ना कर सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द का अर्थ होता है कि जब दो शब्दों से मिलकर जब कोई चीज बनी होती है, जैसे हमने कहा विद्या प्लस आलय, तो विद्या का अर्थ अलग है, आलय का अर्थ अलग है, दोनों को जब हमने जोड़ा तो बन गया विद्यालय। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा होता है युग्म शब्द। युग्म में साथियों हमेशा ध्यान से समझना, इसमें बहुविप्रिय के जितने सारे उदाहरण होते हैं वो युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं दशानंद की बात करूं, पीताम्बर की बात करूं, चक्रपाणी की बात करूं, लंबोदर की बात करूं, जितने भी साथियों बहुविप्रिय समास के उदाहरण होते हैं, पंकज की बात करूं, तो ये सारे साथियों युग्म शब्द कहलाते हैं। इसके आगे साथियों में अगला टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।